क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन अ 50 वोल्ट डीसी सप्लाई। एक मोटर को 50 वोल्ट के डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। एक मोटर को 50 वोल्ट के डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। सपोज कर लीजिए मैं मोटर को दिखाता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये सपोज एक मोटर है। ठीक है, सपोज एक मोटर है। मोटर का आप जानते हैं मोटर का काम क्या है। उसको कनेक्ट किया गया है एक 50 वोल्ट के डीसी सप्लाई से, मतलब बैटरी से 50 वोल्ट के डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और बोला क्या यहाँ पे, डीसी सप्लाई ड्रॉज द करंट ऑफ 12 एम्पियर। जहाँ पे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 12 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है। ये भी दे दिया है। इफ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर इज 30%, इफिशियंसी क्या दिया हुआ है 30%। इसका मतलब कि मोटर में जो एनर्जी पावर मिलने वाला है उसमें से क्या होगा, 70% लॉस हो जाएगा, 30% इफिशियंसी होगा। मैंने पहले बताया था इफिशियंसी एक आउटपुट होता है या रिजल्ट होता है। ठीक है, 100 देंगे वो 30 ही काम करेगा, 70 क्या हो जाएगा, हीट में लॉस कर देगा। एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर। तो मोटर को बनाने के लिए जो वाइंडिंग किया जाता है वायर्स का, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आप फाइंड करना है। व्हाट इज अ बैक ईएमएफ इन दी मोटर, और पूछ रहा है कि उसका बैक ईएमएफ क्या होगा। अब बैक ईएमएफ क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं बैक ईएमएफ निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि ये आगे इंडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैक ईएमएफ क्या होता है। मोटर एक अलग से चैप्टर है हम लोगों का। ठीक है, तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो, मोटर में और बल्ब में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है, बल्ब में हम लोग सीखे थे या किसी हीटर में हम लोग सीखे थे या किसी वायर मटेरियल में हम लोग ये सीखे कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो भी बल्ब ज़्यादा ग्लो कर सकता है, अगर उसको पैरे में लगा दे तो एक बल्ब जिसका हाई रेजिस्टेंस है उसको तुम इफेक्टिवली अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो पैरेलल में लगा करके। वो हाई रेजिस्टेंस का बल्ब भी तुमको अच्छा हीट सप्लाई करेगा, हीट लॉस करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ मोटर का वो बात नहीं है। मोटर का काम हीट जनरेट करना या जलना नहीं होता है, मोटर का काम चलना होता है। ठीक है, तो मोटर के केस में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगा, तो कम एनर्जी यूटिलाइज होगा इसके चलने में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कभी भी कि मोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये अच्छा ही बात हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो बल्ब के तुम केस में सोच सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन ये मोटर है, यहाँ ग्लो नहीं, यहाँ चलना है। तो ये ज़्यादा कब चलेगा, जब ये कम हीट लॉस करेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, 70% ये मशीन हीट लॉस कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। फिलहाल देखिए, अब रेजिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग को साफ मालूम है कभी भी किसी चीज़ का जब रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो दो फॉर्मूला हम लोग के पास। एक फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, ये हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी। तो बल्ब अगर मोटर का पावर वगैरह ये सब यूज़ कर ले और वोल्टेज यूज़ कर ले तो काम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम ये निकालने जा रहे हैं कि भाई इसका कितना वोल्टेज या कितना पावर यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी दिया हुआ है ना, या कितना एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं फिलहाल जो दिया हुआ के बाद से हमें गिवन क्या गिवन क्या दिया हुआ है कि इसका वोल्टेज गिवन क्या है, 50 वोल्ट का बैटरी जो इसको मिल रहा है सप्लाई से। ठीक है, और करंट कितना आ रहा है, 12 एम्पियर। तो अगर वोल्टेज इतना मिल रहा है, करंट इतना मिल रहा है, तो पावर कितना मिल रहा है ये भी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। तो याद है हम एक पावर का फॉर्मूला नोट करके लिखे थे अलग से साइड में, पावर इक्वल टू आई वी। हम बोले थे बहुत कम यूज़ होता है लेकिन हो जाता है। तो आज देखिए ये हो गया। तो वोल्टेज दिया है, आई दिया, तो पता चलेगा पावर कितना मिल रहा है इसको। पावर का मतलब होता है हीट पर यूनिट टाइम, तो मतलब कि एक तरह का हीट ही है लेकिन पर सेकेंड के लिए। ठीक है, ओके। तो पावर इक्वल टू आई वी होगा, तो आई कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 50 और आई दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो ये क्या आ गया, 12 5 60, 60 और ये 0 हो गया 600 वाट पावर। ठीक है, तो इतना पावर का कितना परसेंट मिलेगा इंजन को, क्योंकि 30% एफिशिएंसी है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफिशिएंसी अगर 30% है, देयरफॉर 70% पावर ऑफ इज लॉस्ट इन जूल। ठीक है, तो देयरफॉर इफ इफ एफिशिएंसी इज 30%, देयरफॉर 70%, देयरफॉर 70% ऑफ पावर क्या हो जाएगा, या फिर हीट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड लॉस हो जाएगा। पावर इज लॉस्ट होना चाहिए, इज लॉस्ट। ओके, अब देखते हैं कि ये हीट कितना लॉस हो रहा है पर सेकेंड में। तो हम इसको पी से ही दिखा रहे हैं। ठीक है, हीट लॉस पर सेकेंड। तो टोटल हीट क्या है, 600 है। 600 का 70% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब भाई सर आप 70% क्यों ले रहे हैं सर, 30% को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 70% लॉस हो रहा है हीट में, और हम लोग चैप्टर क्या पर हीटिंग इफेक्ट। 30% तो वो मोटर यूटिलाइज कर रहा है, तो मोटर क्या यूटिलाइज कर रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट नहीं है। हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे, 70% के पास है, इसीलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो गया, कितना जो है वो लॉस हो रहा है,
पावर लॉस या फिर एनर्जी लॉस पर सेकेंड, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करने दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 42 420 आ जाएगा। 420 वॉट पावर लॉस हो जाएगा पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं आपका पावर का फॉर्मूला कितना पावर लॉस हुआ ये पता चल गया। तो अब हमको पावर मिल गया है कि पावर कितना लॉस होता है। हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से पावर जो लॉस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे लॉस हो रहा है पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, इतना पावर जनरेट करता है लॉस करने के लिए, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट है। तो बहुत बच्चा क्या 30% से निकालता है, नहीं, ये पी इक्वल टू आई स्क्वायर, ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है तो पावर वो यूज करेंगे जो हीट में यूज हो रहा है, बाकी पावर क्या चाहिए मीटर से मतलब नहीं है, ये हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से। तो पावर क्या हो गया, 420 पावर हुआ, और आई क्या दे रहा था, 12 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस। समझे बात आप लोगों ने कैसे की हम लोग। तो इस फॉर्मूला से देखिए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये डिपेंड कर रहा है आपका माइंड किस तरह से आपको ऑपरेट कर रहा है। हर बार ये लग जाए जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे गिवन कंडीशंस अलग अलग तरह के थे। इफिशिएंसी से दिया हुआ था तो इफिशिएंसी के हिसाब से हम सोचना स्टार्ट किए, ठीक है। और सबसे पहले ये निकाला कि यहाँ पे पावर कितना लॉस हुआ, क्योंकि हमको किसी भी तरह से जाएंगे पावर का फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला अगर तुम भी स्क्वायर आर से भी आ रहे हो तो भी पावर रहेगा, अगर आई स्क्वायर आर से जाओ तो भी पावर रहेगा। तो भी स्क्वायर बाई आर से नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, आई स्क्वायर आर के फॉर्मूला से निकला, लेकिन पावर तो निकालना ही पड़ेगा हम लोग को ना, ठीक है, तभी तो रेजिस्टेंस निकलेगा। तो भी के टर्म से नहीं गए हम लोग, किसके टर्म से गए, हम इसके टर्म से गए, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से आप आर निकाल लीजिएगा। तो आर निकालेंगे सॉल्व करके, तो आर कितना कैलकुलेट करें, 420 बाई 144, 420 डिवाइड बाई 144 आ रहा है 2.92 ओम, 2.92 ओम, ये आंसर हो गया। इतना रेजिस्टेंस है मोटर का। अब बात आता है कि बैक वोल्टेज क्या, मतलब कि बैक ईएमएफ क्या होता है। देखो अब यहाँ बैटरी का इंटरनेशनल दिया हुआ नहीं है, बैक ईएमएफ क्या होता है हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज बता सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से टोटल वोल्टेज हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो टोटल वोल्टेज कौन कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है। वोल्टेज टोटल इज इक्वल टू वोल्टेज किसके पास, मोटर के पास। मोटर में मतलब क्या, जो लॉस कर रहा है वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्टेज वो लॉस करेगा, प्लस अगर बैक वोल्टेज का बात कर रहा है तो बैक वोल्टेज अगर और भी कोई है, सब मिला करके वोल्टेज किसके बराबर आना चाहिए, बैटरी के पास, क्योंकि कहीं भी कुछ भी लॉस हो रहा है या यूज हो रहा है वो सब किसके पास है, वो सब का सब है किसके पास, बैटरी के पास से, ठीक है। तो इंटरनेशनल तो अगर बात करेंगे और वोल्टेज तो इंटरनेशनल का, ठीक है। तो फिलहाल टोटल रेजिस्टेंस अभी मेरा कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी के पास, 50 वोल्ट, ठीक है। लॉस वोल्टेज कितना हो रहा है मालूम नहीं, निकाल सकते हैं हम लोग ना, निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप या लॉस वोल्ट निकाल लेते हैं, कितना होगा, आई आर लिख सकते हैं। तो इसमें कितना आई आ रहा है, 12, और इसका आर क्या निकाले हम लोग अभी, रेजिस्टेंस 2.92, इसको सॉल्व करें, 1 2 12 इंटू 2.92, अच्छा ये आ रहा है तुम्हारा 35.04 वोल्ट, इतना वोल्टेज लॉस हो रहा है। तो ठीक है, सारा वोल्टेज कहीं भी जा रहा है, सब मिला के बैटरी के बराबर है, क्योंकि सोर्स मेन कौन है, बैटरी। तो क्या हो गया 35.04। अच्छा अब बैक ईएमएफ जो पूछ रहे हैं मालूम नहीं है क्या है, थोड़ा देर तुमको मालूम नहीं है क्या है, तो फिलहाल इसको वीवी लिख दो, इंटरनेशनल कोई वोल्टेज है नहीं। तो वीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 माइनस 35.04। देखो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 14, कितना आएगा, 0.04, हाँ 35, हाँ 14.96 वोल्ट आंसर, ठीक है। तुम समझ रहे बात को। तो फिलहाल तुमको ये मालूम नहीं कि बैक वोल्टेज या बैक ईएमएफ क्या चीज़ है, लेकिन तुम निकाल सकते हो, क्योंकि जो भी वोल्टेज है वो सब मिलाकर के बैटरी के बराबर होगा। अब ये बात हम बाद में बताएंगे आप लोगों को कि ये बैक वोल्टेज क्या होता है, ये इंडक्शन में जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे हम, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इज अ टाइप ऑफ इंडक्शन वोल्टेज, ये इंड्यूस वोल्टेज है जो मोटर में जनरेट होता है इंडक्शन से, ये हम बताएंगे बाद में आप लोगों को, ठीक है। तो ये लास्ट में 9.6 है, इसको देखिए नोट कर लीजिए अच्छा से, और अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 रेजिस्टेंसेस कैरिंग अ करंट एज शोन इन फिगर, 4 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, एंड फिगर आर इमर्ज इन अ बॉक्स, और इन रेजिस्टर्स को बॉक्स में डाल दिया गया है। देखिए अब ये रेजिस्टर्स को बॉक्स में डाला है, जिस बॉक्स में आइस रखा हुआ है 0 डिग्री से पे। अब इस रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट रजिस्टर से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि रजिस्टर गर्म होगा, रजिस्टर हीट होगा, हीट जनरेट करने से वो आइस मेल्ट होगा, है ना। तो फिर आगे क्या पूछा है, हाउ मच आइस मस्ट बी पुट इन द बॉक्स एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में बॉक्स में कितना आइस रखे, टू कीप द एवरेज क्वांटिटी ऑफ आइस इन द बॉक्स कांस्टेंट, ताकि बॉक्स में जो आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद भी वो लगातार उतना ही कांस्टेंट रखे।
तो सीधा सवाल क्या है कि बॉक्स में कितना आइस रखे, तो कितना आइस रखेंगे, सवाल ये है कितना आइस रखेंगे ताकि बॉक्स में आइस का क्वांटिटी कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस जो जनरेट होगा इनकी वजह से जो हीट जनरेट होगा उस हीट के जनरेट से आइस मेल्ट होकर डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना आइस मेल्ट होगा 5 मिनट में उतना ही रखेंगे हम लोग आइस, है ना। तो सिंपली हम लोग को निकालना क्या है कि 5 मिनट में कितना आइस मेल्ट होगा, 5 मिनट में कितना आइस मेल्ट होगा। तो अब पूरा बात कंसेप्ट आ गया हीट थर्मोडायनामिक्स पे कि 5 मिनट में कितना आइस मेल्ट होगा। तो तब आप लोगों को याद होगा आइस मेल्ट करने का जो फॉर्मूला था, कंडीशन था, क्या था, लेटेंट हीट। किसी भी आइस को 0 डिग्री से मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट। फॉर्मूला क्या था, ml। अगर ये अमाउंट का हीट मिल जाए तो क्या कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। लेकिन बात है 5 मिनट का, बात है 5 मिनट का कि 5 मिनट में कितना होगा। तो 5 मिनट के लिए हम लोग को टाइम यूटिलाइज भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले काम करते हैं कि कितना मास मेल्ट हो रहा है, हम ये देखते हैं पहले कितना मास मेल्ट हो रहा है। लेटेंट हीट दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम डाल सकते हैं हीट का वैल्यू क्या डाल देंगे, 80, क्योंकि दिया हुआ है ये। एक मिनट रुकिए, हीट इज इक्वल टू ml। और एक फॉर्मूला और था, आप देखिए H इज इक्वल टू mh डेल टी। मैं भी बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चा नया होगा, mh डेल टी। ठीक है, अब ये जो हीट है ये क्या होता है, देखिए इस हीट से टेम्परेचर चेंज होता है, इस हीट से मेल्ट नहीं होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, मालूम नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को, जब भी आइस 0 डिग्री सी पे होता है, 0 डिग्री सी पे, तो पहले वो 0 डिग्री पे मेल्ट करके क्या बनता है, वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ तो कंडीशन मेल्ट का है ना बाबू, यहाँ तो कंडीशन ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज करना है, बस ऐसे ही बोला है कि 5 मिनट में कितना हम लोग रखेंगे बॉक्स में आइस। तो 5 मिनट में जितना आइस मेल्ट करता जाएगा उतना ही रख देंगे, सबसे सिंपल सा बात है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एल हम लोग को दिया हुआ है, लेटेस्ट हीट दिया हुआ है, लेकिन ये कैलोरी और ग्राम में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जो हीट का फॉर्मूला मेनली यूज़ करने वाले वो ये यूज़ करने वाले, ये फिलहाल भी यूज़ नहीं करने वाले, अभी इसको इसके हिसाब से बात होगा। एल दिया हुआ भी है, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। और वो 1 ग्राम का आइस मेल्ट करके अभी वो पानी बनेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, इतना ही बात याद रखना, 0 डिग्री रहेगा, ये बात आप लोगों को मालूम है। तो अभी क्या करते हैं, लेटेंट हीट को हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं जिसमें कैलोरी से जूल में। तो 80 दिया हुआ है, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था, 4.2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको किलो में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, क्योंकि ये ग्राम में था ना, बात समझ नहीं, ग्राम में था तो ग्राम नीचे में क्या आएगा कि 1 kg 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, तो 10 क्या हो गया, 3 जूल पर kg। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग कन्वर्ट कर दिए इसको। कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम सिखाए भी थे आप लोगों को बहुत सारे थर्मोडायनामिक्स में कि 4.2 करने से वो कैलोरी से क्या जाता है, जूल में जाता है। और ये ग्राम था, ग्राम से क्या कर दिए, केजी में। तो ग्राम से हम लोग को मालूम है केजी में आने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक का बात है, ये तो आप कर ही सकते हैं। इतना इतना हो जाने के बाद ये हम लोग कर दिए कैलोरी पर ग्राम को जूल पर केजी में। कैलोरी से जूल जाने के लिए 4.2 का फॉर्मूला रूल सिखाए थे आप लोगों को, और ग्राम से केजी जाने के लिए 1000 से डिवाइड किए थे, 1000 ऊपर चला गया, अब वो इतना हो गया, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कि मास ऑफ आइस मेल्ट, कितना मास जो है आइस का मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हीट जो आइस रिसीव करेगा, मास जो मेल्ट करेगा, और एल क्या, लेटेंट हीट। अब ये कैसे आया था, तो कॉमन सेंस का बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 kg को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। क्या है लेटेंट हीट, एल 80 इंटू इतना, या फिर तुम यहाँ से अगर देख रहे हो, इससे देख रहे हो, तो एल क्या होता है, हीट पर यूनिट पर ग्राम पे, पर केजी पे। तो 1 ग्राम के लिए क्या हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। तो m ग्राम के लिए क्या चाहिए, हीट ml। तो टोटल हीट कितना हो गया, ml। तो h क्या है, हीट रिसीव कर रहा है पूरा मास मेल्ट करने के लिए, और l क्या है, हीट रिसीव बाय, क्योंकि l अगर तुम यहाँ से लिखो l क्या लिख सकते हो, h/m। तो l क्या है, हीट पॉइंट मास के लिए। तो ठीक है, दोनों, ये भी हीट है, ये भी हीट है, लेकिन ये हीट टोटल हीट है जो मास रिसीव करेगा मेल्ट करने के लिए, टोटल मास। और ये कौन सा हीट है, ये l क्या है, हीट पर यूनिट मास जो मेल्ट करेगा, हीट यूज करेगा पर यूनिट मास के लिए। मतलब 1 ग्राम मास को, आइस को मास को अगर मेल्ट करना है तो इसके लिए एल चाहिए। ठीक है, तो ये हीट रिसीव किया, 1 ग्राम पे रिसीव किया और वो मेल्ट कर गया। तो यहाँ पे कितना मेल्ट कर रहा है, 1 ग्राम मेल्ट कर रहा है, इसलिए H/mm। ठीक है, हीट पॉइंट मास। तो ये भी लेटेंट हीट है, सिंपल है। तो आते हैं इसको, तो यहाँ से m क्या निकलेगा, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू H/L, है ना।
टोटल हीट क्या रिसीव करेगा, बात सवाल ये भी है कि टोटल हीट क्या रिसीव करेगा। टोटल हीट हम लोग कितना रिसीव करेंगे हमको निकालना पड़ेगा। टोटल हीट रिसीव नहीं करेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। आप खुद ही बताइए टोटल हीट जो रिसीव करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो वो सिंपल सा बात है, वो डिपेंड करेगा जो रजिस्टर के पास हीट निकल रहा है वहाँ से, कि हीट मिल कितना रहा है ना। जो इनमें से हीट निकलेगा रजिस्टर के पास से जो हीट निकलेगा उसी हीट को तो लेकर के आइस मेल्ट करेगा। तो ये तो निकाले नहीं हम लोग अभी तक, तो फिलहाल रख देते हैं इसको एच। लेटेड हीट का वैल्यू मालूम है हम लोगों को कितना है, 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻3। अब जो आंसर आएगा वो जूल पर केजी के हिसाब से आएगा, तो मास भी केजी में आएगा, ठीक है। अब मसला आके अटक गया कि जब तक ये एच नहीं डालें तो केस सॉल्व नहीं होगा। जो मास आएगा पूरा क्या चीज़ में आएगा, केजी में आएगा पूरा मास, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर दिए इसको पर केजी के टर्म में, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, हीट निकालने का फॉर्मूला। ये हीटिंग इफेक्ट, ये यहाँ से जो हीट आएगा कौन सा है, वो हीटिंग इफेक्ट का हीट है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तुम भी कर सकते हो। टोटल करंट मालूम है, टोटल आर निकाल लो, तो आई स्क्वायर आर टी, टी कितना 5 मिनट में ना, तो आई मालूम है कितना 5 का स्क्वायर, आर पूरा निकालना पड़ेगा, टाइम क्या है 5 मिनट, तो 5 ये मिनट हुआ इंटू 60 कर देंगे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बस अब आर बाकी रह गया, ठीक है। आर बाकी रह गया तो आर निकाल नहीं सकते हैं क्या, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में फिर सीरीज में, तो 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10, फिर 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10, फिर दोनों सीरीज में है प्लस कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 50/15, 50/15। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। 50/15 इंटू 2 कर लेंगे डायरेक्ट, 50/15, इसको एक बार और इंटू 2, 100/15, 100/15 तो 20/3 हो गया। कितना हो गया 20/3, रेशंस निकल के 20/3, तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे 20/3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 हम कर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आप लोगों के लिए कैलकुलेटर से डायरेक्टली। 5 पे 25, 5 25 25 हो जाएगा, 20/3 इंटू 5 60, ये आ रहा है 50,000 जूल। कितना आ रहा है 50,000 जूल। ओ, तो ये जो हीटर है यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये 5 मिनट में इतना हीट निकालेगा और उस हीट को ये ले लेगा, तो कितना हीट लेगा, ये 50,000 हीट को लेगा, डिवाइड बाई 80.4.2 टू 10⁻3। सब सॉल्व करेंगे, करते हैं हम सॉल्व, चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके, यहाँ से कितना आ रहा है कि ये आ रहा है 80 डिवाइड बाई, ये आया है 0.1488 ऐसे कुछ आ रहा है, मैं 0.14 ले लेता हूँ, 0.14 kg, ठीक है। इतना हीट मिलेगा। अब इस चीज़ में आप समझिए एक बात को, समझना क्या है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं सोचना स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट से, वो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं मैं वहाँ स्टार्ट नहीं किया, मेरा फोकस किस पे था, बर्फ के गलने पे, क्योंकि सवाल बर्फ के गलने का है। तो जब बर्फ के गलने में जो रिक्वायरमेंट है वो बाद में हम देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, उसको बाद में खोजेंगे। तो मेरे दिमाग में फटाक से आया क्या कि बर्फ के मेल्ट होने के लिए ये हीट चाहिए ml, ओके। तो टोटल हीट से पूरा मास मेल्ट करेगा, कितना मास मेल्ट करेगा, तो m इक्वल टू h/l। अब टोटल हीट कितना रिसीव करेगा, आई टोटली डिपेंड कर रहा है हीट रिसीव करने के लिए इस वायर पे, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। लेटेड हीट दिया हुआ था और इसको हम हीटिंग इफेक्ट तो जानते ही, यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, सब कुछ दिया हुआ था और सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन IT का है, 1976 में आया हुआ है। लेकिन अगर तुम लोग कंसेप्चुअली का सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इतना आसान था कि हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस फॉर्मूला से वो स्टेट चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर चेंज करता है, तो इसलिए यहाँ पे आइस का स्टेट चेंज हो रहा था, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ। जो मुझसे क्लास 11 में पढ़ा है वो अच्छी तरह समझता है, जो 11 में नहीं पढ़ा है वापस 11 के वीडियो में देख सकता है कि हीटिंग इफेक्ट का थर्मोडायनामिक्स में कौन सा ml यूज़ होता है और कब ms डेल्टा यूज़ होता है और कब ms यूज़ होता है, ये तीनों ही यूज़ होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ml यूज़ हुआ और इसको अप्लाई करके हम लोग सॉल्व किए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।